गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ई लेक्चर। और हम लोग क्वांटम से शुरुआत करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थियोरी। और इसके अंदर सबसे पहले क्वांटम की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्वांटम का उद्भव या उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, ये चीज़ से शुरुआत करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे पहले क्या था कि 19th सेंचुरी के एंड तक ये माना जाता था कि हमारी जो क्लासिकल फिज़िक्स है इज़ सफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल द फिज़िकल इफ़ेक्ट्स विच इज़ हैपनिंग इन द यूनिवर्स। जितने भी भौतिक प्रभाव थे जो कि हमारे ब्रह्मांड में हो रहे थे, उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में हमारी जो क्लासिकल फिज़िक्स है, या फिर हम यूँ कहें कि हमारी जो चिरसम्मत भौतिकी है, वो उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में सफल हो रही थी। इसीलिए तब तक हमें क्वांटम की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब तक ऐसा माना जाता रहा कि न्यूटन की गति के नियम और मैक्सवेल की जो समीकरणें हैं, उनसे हर प्रभाव के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। तब तक हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन बाद में कुछ ऐसे प्रभाव या कुछ ऐसे इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिले, जिसके बाद हमें क्लासिकल जो है वो सफिशिएंट नहीं लगी, कि हमें कुछ और भी ऐसा जाना ज़रूरी था। उनमें से है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, ठोसों की विद्युत विशिष्ट ऊष्मा का जो प्रभाव है वो, ये सब ऐसी घटनाएं थी जिनको क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रही। इसके लिए हमें एक नई भौतिकी की आवश्यकता थी, जिसे हम कहते हैं क्वांटम भौतिकी। देखिए, क्वांटम जो है उसका सबसे पहले क्वांटम का जो सबसे पहले आता है कि क्वांटम जो है उसका जन्म या उसका जन्मदाता या क्वांटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वो है मैक्स प्लांक। कौन है वो? मैक्स प्लांक। क्योंकि मैक्स प्लांक जो था उसी ने ही क्वांटम सिद्धांत दिया था सबसे पहले, और उसी के थ्रू ही क्वांटम जो है वो उद्भव हुआ था। क्योंकि उससे पहले जैसे मेनली जो है क्वांटम को उद्भव करने में या क्वांटम का जन्म होने में या फिर क्वांटम थ्योरी जो है उसको आने में जो इफ़ेक्ट मेन रोल प्ले करता है, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण का ऊर्जा स्पेक्ट्रम का जो सिद्धांत था वो। क्योंकि उसको एक्सप्लेन करते टाइम क्लासिकल जो है वो कम्प्लीटली उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो उसके अंदर एक तो था वीन और दूसरे थे रेले और जीन्स। इन दोनों ने क्लासिकली या चिरसम्मत सिद्धांतों को मानते हुए कृष्णिका विकिरण की ऊर्जा स्पेक्ट्रम को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने का उसका विवरण दिया था। लेकिन क्या है, वो पूरी तरह से उसके स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे। वीन और रेले जीन्स जो है वो हाफ उसके स्पेक्ट्रम को समझा पा रहे थे। तो मैक्स प्लांक जो था उसने सबसे पहले ये कहा कि हम लोग जो ऊर्जा को कंटिन्यूस मान रहे हैं वो कंटिन्यूस ना होकर के क्या है, डिस्क्रीट होती है। यानी कि ऊर्जा जो है उसका अवशोषण या उत्सर्जन जो है वो सतत रूप से ना होकर के टुकड़ों में होता है। और इसी को बेसिस मान करके सबसे पहले कृष्णिका के बारे में बताया गया था कि कोई भी कृष्णिका जो होती है उसके अंदर ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो दोलकों के द्वारा होता है ना। तो दोलकों की ऊर्जा में परिवर्तन के द्वारा होता है। तो ये दोलक जो है वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो करते हैं वो एक निश्चित मात्रा होती है, न्यूनतम मात्रा होती है, उसके गुणजों के रूप में करते हैं, मल्टीप्लायर के रूप में करते हैं। जिसकी जो न्यूनतम मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, एच न्यू कहते हैं। क्या कहेंगे? एच न्यू कहते हैं न्यूनतम मात्रा को। एच जो है वो है प्लांक कांस्टेंट और न्यू जो है वो क्या है, दोलक की आवृत्ति होती है। और हमेशा जो है इसके इंटीजर फॉर्म में या इंटीजर मल्टीप्लायर के रूप में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि 2h न्यू, 3h न्यू, NH न्यू, इस तरीके से। कभी भी ऐसे नहीं होता हाफ एच न्यू या 3/2h न्यू, इस तरीके से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होगा। हमेशा कैसे होगा? 2h न्यू, 3h न्यू, NH न्यू, इस तरीके से। ठीक है।
तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने बताया था। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और जिसमें से सबसे छोटा पैकेट जो होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है? h होती है, या सबसे छोटा पैकेट बोले या टुकड़ा बोले या क्वांटा बोले। ठीक है, इस थ्योरी के बाद जो क्वांटम फिजिक्स थी उसको काफ़ी बल मिला, और इसी को ही बेसिस मान करके प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, इन सब की व्याख्या जो है वो सफलतापूर्वक करी जा सकी थी। इस प्रकार से ही क्वांटम सिद्धांत से ही क्या हुआ था? क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी गई थी। यानी कि जो क्लासिकल जिन सिद्धांतों को समझाने में असफल हो रही थी, जहाँ पर प्रकाश को सतत मान करके प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जिनकी व्याख्या हम लोग नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर हम लोग अब इनकी व्याख्या कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वांटम फिजिक्स है उसकी नींव रखी गई। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, आकाश में या आसमान में कहीं भी जहाँ पर एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या त्वरित विद्युत आवेश जो नियत गति से नहीं गति कर रहा हो, नियत वेग से नहीं गति कर रहा हो, बल्कि जिसका जैसे एक्सिलरेशन क्या होता है? dv/dt। ठीक है, इसी तरीके से उसका भी वेग क्या है? समय के साथ बदलता रहता है। ऐसा जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अगर कहीं भी स्पेस में कहीं भी मूव कर रहा है, मीडियम में कहीं भी मूव कर रहा है, तो वो उसके साथ हमेशा क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं। और ये तीनों जो हैं, जैसे जो वेव है उसकी डायरेक्शन, ठीक है, जिस दिशा में विद्युत चुंबकीय विकिरण गमन कर रहा है वो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तीनों जो हैं हमेशा एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस दिशा में हमारी वेव है, तो इस दिशा में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, और इस दिशा में हमारी वेव जो है वो कोई v वेग से गति कर रही है। v नहीं है एक्चुअली वैसे तो, क्योंकि जो em वेव होती है वो हमेशा प्रकाश के वेग से गमन करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, जहाँ पे आप c जो है उसको लिख सकते हो, c = 1/√μ0ε0, वेयर μ0 इज़ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की पारगम्यता, एंड ε0 इज़ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, यानी कि em वेव क्या होती है? जो त्वरित विद्युत आवेश के साथ से उत्पन्न होती है, और इस त्वरित विद्युत आवेश, जब ये त्वरित विद्युत आवेश कहीं भी स्पेस में मूव करता है तो इसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर एसोसिएटेड रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। जैसे हमें अभी ये जो डायग्राम बनाया है इसमें ये वेव की डायरेक्शन है, और इस प्लेन के अंदर हमारा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेन के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो प्लेन है, और जैसे ये बता रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये वाला प्लेन है। तो ये इस तरीके से है, यानी कि एक प्लेन तो ये है ई का, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ये वाला, इस तरीके से, और हमारी वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय विकिरण या जो em वेव है या रेडिएशन है, वो सभी प्रभाव दिखाती है, जैसे परावर्तन का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का, विवर्तन का, ध्रुवण का, सब प्रभाव जो है वो दिखाती है, सब प्रभाव शो करती है। देखो, हम लोग एक तो बात करते हैं लाइट की, प्रकाश की, एक ऊष्मा की बात करते हैं। जैसे सूरज से हमें लाइट तो मिलती है, साथ में गर्मी भी मिलती है, यानी कि एक तो प्रकाश तरंग आती है, ऊष्मीय विकिरण भी उससे आते हैं। तो इस तरीके से ये सब क्या है? सभी के सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही भाग होता है। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है उसके अंदर हमेशा विद्युत चुंबकीय विकिरण में हमेशा लैम्डा 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके अनंत तरंगदैर्ध्य तक के विकिरण मौजूद होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों में। हमारी जितनी भी बाकी विकिरणें हैं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा,
गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, सूक्ष्म, अवरक्त, रेडियो, ये सब जो हैं इनके बीच में निहित होती हैं और ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं, ईएम। यानी कि बाकी सब तो इसके छोटे छोटे हिस्से हैं जो कि वेवलेंथ के डिविजन्स में डिवाइड रहते हैं, यानी कि 0 से लेके कुछ वेवलेंथ तक कोई एक प्रकाश का टाइप होगा, या फिर उसके बाद कोई और तरीके की तरंग होती है, उसके बाद कोई और तरीके की तरंग होती है, इस तरीके से। और लेकिन टोटली ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईएम रेडिएशन। ठीक है, जैसे कि इसने कहा है कि जो लाइट वेव्स होती हैं, यानी कि जो हमारी आँख के रेटिना पर दृश्य प्रभाव उत्पन्न करे, उनकी वेवलेंथ जो होती है वो कितनी रहती है, 7800 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। ये इस रेंज की जो लाइट है वो हमारी आँखों से दिखाई देती है। इसके बाद और इसके पहले जो भी लाइट रहती है उसको हम नहीं देख पाते हैं, वो हमारे आँख के रेटिना पर इफ़ेक्ट नहीं डालती है। इनका सबका जो वेवलेंथ का रेशो है वो इसमें बताया गया है। प्रकाश और उसमें विकिरणों के साथ साथ एक ये देखो, जैसे इसने लिखा ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण एक व्यापक पद है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉर्म है। ये प्रकाश, ऊष्मा, गामा, पराबैंगनी, ये सब इसके छोटे छोटे क्या हैं, हिस्से हैं। जैसे गामा के लिए तरंग दैर्ध्य प्रास ये है -14 मीटर से -11 मीटर 10 की पावर, और एक्स रेज के लिए क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻12 मीटर से 10⁻⁻9 मीटर। इसी तरीके से यूवी जो है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो रहता है उसके लिए वेवलेंथ जो है -10 से -7, और अवरक्त का भी -7 से -3। इस तरीके से सबका अलग अलग रहता है। ये रेडियो वेव का रहा -1 से 10⁻⁻5 मीटर्स तक रहता है। इस तरीके से ये ईएम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्म है, और बाकी सब जो रहते हैं उसके छोटे छोटे हिस्से रहते हैं, यानी कि जितने भी तरीके के विकिरण हैं वो सब ईएम का हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वांटम सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास और प्रायोगिक परिणाम। देखो, क्वांटम थ्योरी का जो जन्म है वो सबसे पहले किस इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के दौरान हुआ था, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। यानी कि कृष्णिका विकिरण का जो सिद्धांत था उसको समझाने के प्रयासों में ही क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ था। क्वांटम थ्योरी क्या है, जैसे इसमें ये माना गया है कि सबसे पहले ब्लैक बॉडी की बात करते हैं या कृष्णिका की बात करते हैं। तो कृष्णिका एक ऐसी सरफेस मान लेते हैं जिस पर किसी भी वेवलेंथ का अगर प्रकाश आपतित होता है तो वो उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि उसका अवशोषण गुणांक क्या होता है, 1 होता है। वो हर तरीके के, हर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आदर्श कृष्णिका नहीं होती है, थोड़ा बहुत परावर्तन या अपवर्तन होता है। लेकिन हम लोग जैसे आइडियली मान के चले तो कृष्णिका एक ऐसी सरफेस या एक ऐसी सतह होती है जिस पर जिस किसी भी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होगा वो उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, एक केविटी या एक कोटर ले लिया है जिसकी भीतरी दीवारें जो है ना उसको हमने ब्लैक कलर कर दिया है। ठीक है, और एक बारीक सा छिद्र इसके अंदर रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ टेम्परेचर T दे करके गर्म करते हैं। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होता है, इसके अंदर, इसकी भीतरी दीवार के अंदर जो दोलक का परमाणु है, जो सरफेस है उसके जो परमाणु हैं वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं एनर्जी से। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे अपनी सरफेस पे। तो उससे क्या होगा, विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण शुरू हो जाता है। इसमें जैसे हम लोग एक बार इसको गर्म करके एक नियत तापमान पर इसको स्थिर कर देते हैं। नियत तापमान पर स्थिर कर देने से क्या होता है, नियत तापमान पर स्थिर कर देने से जैसे इसके अंदर से रेडिएशन निकलना शुरू हुआ है ये वाला, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होने से क्या होता है कि जितना रेडिएशन निकलता है उतना ही रेडिएशन जो है वो इसके अंदर की सरफेस के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जितना हर सेकंड रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही रेडिएशन जो है वो हर सेकंड एब्जॉर्ब भी हो रहा है। अंदर जो विकिरणों का घनत्व है वो नियत बना रहता है। ऐसा नहीं है कि अंदर बहुत सारे मतलब एनर्जी या रेडिएशन बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमेशा बनी रहेगी उस टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे हमने इसको किसी टेम्परेचर T पे रखा है तो उससे क्या होता है कि
इसके अंदर विकिरण जो निकलते हैं उनमें से कुछ का अवशोषण होता है, कुछ का उत्सर्जन होता है। जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनमें से कुछ का अवशोषण और कुछ का परावर्तन हो जाता है। यानी कि परावर्तन मतलब यहाँ से गए यहाँ, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ था यहाँ से टकरा के इधर आ गया, यहाँ पे अगर मान लो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहता है। और इसी बीच में क्या होता है, कुछ प्रकाश के विकिरण जो है वो बाहर भी निकलते हैं। जो बाहर प्रकाश निकल रहा है उसको स्टडी किया गया। तो उसको जब स्टडी किया गया तो ये पता लगता है कि ये जो बाहर प्रकाश निकल रहा है इसकी वेवलेंथ लैम्डा बराबर 0 से अनंत, मतलब कि इस विकिरण में हर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश या हर तरंगदैर्ध्य का विकिरण जो है वो मौजूद रहता है। 0 तरंगदैर्ध्य का भी विकिरण है, 1 का, 2 का, 3 का, जैसे भी हम कहें तो हर तरंगदैर्ध्य के विकिरण मौजूद है। यानी कि जब हमने पीछे पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसके अंदर गामा, एक्स, अल्ट्रा वोलेट, इंफ्रारेड और माइक्रो और रेडियो, ये सब मौजूद रहते हैं। यानी कि इसके अंदर सब तरीके के विकिरण मौजूद रहते हैं। तो इन सब तरीके के विकिरणों का अध्ययन किया गया कि नियत तापमान पर जो इस हर तरंगदैर्ध्य के विकिरण निकल रहे हैं उनकी मात्रा क्या है। जैसे किसी तापमान T पर लैम्डा बराबर एज एन एग्जाम्पल, जैसे किसी तापमान T पर लैम्डा बराबर 0 के कुछ विकिरण निकल रहे हैं, लैम्डा बराबर कुछ और वैल्यू है उसके कुछ ज़्यादा विकिरण निकल रहे हैं, और कोई और वैल्यू उसके और ज़्यादा विकिरण निकल रहे हैं। इस तरीके से उनको स्टडी किया गया और एक ग्राफ खींचा गया। तो उस ग्राफ को ही हम उसका क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा गया ना, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लैम्डा बराबर 0 से लेके अनंत तक के समस्त तरंगदैर्ध्य के विकिरण निकल रहे होते हैं, लेकिन निकलने वाले विकिरणों की ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मतलब हो गया उनकी मात्रा से, जितनी ज़्यादा विकिरण निकलेंगे उनकी ऊर्जा जो है वो उतनी ज़्यादा होगी, इस तरीके से। तो उसको स्टडी किया गया। सबसे पहले किसने स्टडी किया था, इसको किया था लूमर और प्रिंगशाइम ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। लूमर और प्रिंगशाइम ने, इन्होंने ही क्या किया था, ये कर्व बनाया था, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण का प्रायोगिक अध्ययन किया था। ई लैम्डा क्या है, किसी नियत तापमान T पर कृष्णिका की लैम्डा तरंगदैर्ध्य पर एक वर्णीय उत्सर्जन या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, यानी कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य के विकिरण की क्षमता है। यानी कि आप ऐसे मान सकते हो कि किसी पर्टिकुलर लैम्डा तरंगदैर्ध्य के कितने विकिरण निकले हैं या उनकी ऊर्जा कितनी ज़्यादा है, वो उसकी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। एक वर्णी मतलब क्योंकि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक वर्णी। आप ऐसे मानो कि जैसे मान लीजिए कि कोटर के अंदर 0 से लेके अनंत मान के पावर निकली, या फिर आप ऐसे मानो कि 0 से लेके अनंत मान की कोई इफ़ेक्ट हुए, या 0 से लेके अनंत मान के, इसको एक अलग एग्जांपल जैसे मैं दूँ तो जैसे मान लीजिए किसी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, तो सब बच्चे क्लास से बाहर निकले, लेकिन जो कुछ बच्चे थे उनके शुरुआत में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके कम नंबर आए, फिर ज़्यादा नंबर आए, फिर सबके धीरे धीरे कम नंबर आए। तो इस तरीके से मान लीजिए ये वाला जो हमारा कर्व है, इसमें 0 से लेके अनंत वेवलेंथ के सारे विकिरण निकले। शुरुआत में जो विकिरण निकले उनकी एनर्जी थोड़ी कम थी, फिर बढ़ती गई और फिर बाद में वापस से कम हो गई। यानी कि 0 से लेके कुछ तरंगदैर्ध्य तक, तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हर वेवलेंथ के विकिरणों की जो मात्रा है वो ये शो करता है, हर वेवलेंथ के विकिरणों की मात्रा को ये शो करता है। तो इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि ये हमारा जो कर्व है उसको मान लीजिए जैसे जैसे, अब इसमें देखिए ये 1000 केल्विन पे कर्व आया, ये 1500 केल्विन पे आया है, उसके बाद ये 1750, ये 2000 केल्विन पे आया है। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 से लेकर के अनंत तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी कि 0 से अनंत तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। ये उनकी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, जो कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड उत्सर्जन की क्षमता या एनर्जी मान लीजिए, उसको शो करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है आपको इस कर्व के अंदर कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर रेज़ कर रहे हैं, ये पीक जो है वो लेफ़्ट साइड में
लेफ़्ट साइड के अंदर चली जा रही है, जैसे यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे। यानी कि किसी भी तापमान पर कृष्णिका से जो विकिरण निकलते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं, पहले तो उनकी जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या ई लैम्डा है उसका मान बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद उनका मान धीरे धीरे कम होता जाता है और समस्त तरंगदैर्ध्य के विकिरण निकलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर रेज़ करते हैं तो अभी एक अकेले कर्व की बात करें जैसे तो क्या होता है, किसी तापमान पे समस्त तरंगदैर्ध्य के विकिरण निकलेंगे। उसके बाद क्या होता है, किसी एक तरंगदैर्ध्य के साथ एसोसिएटेड जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है, यानी कि उसको हम लैम्डा एम कहेंगे और उसके साथ एसोसिएटेड जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है उसको ई लैम्डा एम कह देंगे। तो ये जो ई लैम्डा एम होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से हमें क्या होता है, कम तरंगदैर्ध्य पे मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो जो अधिकतम एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता है वो कम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होने लगती है और तापमान बढ़ाने पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान जो है वो बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे जीरो से लेकर अनंत तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है उसका मान बढ़ता है और जो अधिकतम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता हमें मिलती है, जो पीक हमें मिलती है, वो पीक जो है वो तापमान बढ़ाने पर कम तरंगदैर्ध्य पर ही मिलना शुरू हो जाती है, कम तरंगदैर्ध्य की ओर ही विस्थापित हो जाती है। ये सारे रिजल्ट जो हैं हमें इस कर्व से देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। ऊर्जा वितरण का जो कर्व है वो एक तो कंटिन्यूअस है, सतत है कर्व, ठीक है, और प्रत्येक तापमान पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। यानी कि हर तापमान पे मतलब पूरा कर्व मिलता है हमें, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो वाले नहीं मिल रहे या इन्फिनिटी में बीच में कहीं पे कर्व टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हर तरंगदैर्ध्य के विकिरण मिलते हैं। फिर क्या है, तापमान में वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। हाँ, जैसे कि अपने अब कर्व में भी शो हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज़ करते हैं वैसे वैसे विकिरणों की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक तापमान पर, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता, तीसरा पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ, किसी एक तापमान पर क्या होता है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान पहले बढ़ता है, ई लैम्डा का मान, फिर उसके बाद में क्या होता है, एक तरंगदैर्ध्य पर ये अधिकतम हो जाता है। ठीक है, जैसे ई लैम्डा एम हमें मिल जाता है, फिर ये वापस कम होने लगता है और वही नेक्स्ट क्या है, ई लैम्डा एम जो है वो लैम्डा एम के संगत जो अधिकतम जो उत्सर्जन क्षमता होती है लैम्डा एम के संगत उसका मान जो होता है तापमान बढ़ाने पर लघु तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है, यानी कि कम तरंगदैर्ध्य पर हमें ये मिलने लग जाता है। यानी कि जैसे इसका मतलब ये है कि जो लैम्डा एम है वो जो है तापमान बढ़ाने पे इसका मान जो है वो कम हो रहा है, यानी कि लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लैम्डा एम जो है उसका मान कम होने लगता है। ठीक है, जैसे इसने शो किया है लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। तो लैम्डा एम टी इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ वीन कांस्टेंट जिसका मान यहाँ पे लिखा गया है 2.898 × 10⁻³ मिली केल्विन। इसे हम वीन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे अधिकतम उत्सर्जन क्षमता होती है ना वो तापमान के पंचम घात के समानुपाती होते हैं। ई लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5 होता है। अब जो हमारा ये जो कर्व था उस कर्व के अंदर क्या होता है कि ये ई लैम्डा है और ये लैम्डा है, इसमें ई लैम्डा है। तो ये जो हमारा कर्व होता है तो इस कर्व और लैम्डा के बीच का जो ये एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है 0 से अनंत के बीच में अगर ये लैम्डा को आप इंटीग्रल करते हो तो कुल उत्सर्जन क्षमता मिल जाती है। E इज़ इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 वेयर ये क्या होता है, तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, जहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 5.67 × 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। नीचे जो है इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है कि जहाँ पे हम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता लेते हैं उसकी जगह एक वर्णीय ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा भी ले सकते हैं, ई लैम्डा के स्थान पर यू लैम्डा भी ले सकते हैं। यू लैम्डा और ई लैम्डा के में जो रिलेशन है वो ये है, यानी कि ई लैम्डा अगर हमें पता है तो हम यू लैम्डा निकाल सकते हैं। और जो
अगर हम लोग कहीं भी लिखते हैं कि ई लैम्डा डी लैम्डा, जैसे ये लिखा था यहाँ पे हमने ऊपर, तो ई लैम्डा डी लैम्डा क्या होता है, लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य ऊर्जा घनत्व। इसी तरह से यू न्यू डी न्यू क्या होगा, न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के मध्य ऊर्जा घनत्व हो जाता है, आवृत्ति प्रास के बीच में ऊर्जा घनत्व हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट था। लेकिन अभी वीन का एक्सप्लेनेशन इन कर्व को लेकर के और रिलीजन्स का वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उनमें क्या असफलताएं हुई और उसको किस तरीके से बाद में क्वांटम सिद्धांत से सेटिस्फाई किया गया था। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुए तो हम लोग उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।